In this lecture, I'm going to start a new topic and a new chapter, that is process synchronization. So in this lecture, we will go through what is process synchronization, why is it exactly important, and what we do in that. So let's get started. So firstly, there are some objectives of why we do that. हमें जब प्रोसेस रन हो रहे होते हैं तो एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स का फेस करनी पड़ती हैं, जिनको रिजॉल्व करने के लिए हम उनको सिंक करते हैं, प्रोसेसेस को सिंक करते हैं, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन करते हैं ताकि उन प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सके. सो फर्स्टली आई टेल यू अबाउट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द प्रोसेसेस आर. प्रोसेस एक्चुअली हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सीरियल प्रोसेसेस, दूसरे होते हैं पैरेलल प्रोसेसेस. सीरियल का मतलब ये है कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा और फिर नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, यानी टर्न बाय टर्न, ठीक है. लेकिन पैरेलल प्रोसेसेस वो प्रोसेस होते हैं जो कि कंकरेंटली रन हो रहे होते हैं. लाइक प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, दोनों एट द सेम टाइम रन हो रहे हैं, तो दिस इज पैरेलल प्रोसेसिंग. और पैरेलल प्रोसेसिंग में अगेन हमारे पास सब डिवीजन होती है, या तो इंडिपेंडेंट प्रोसेस हो सकते हैं एज यू कैन सी हियर, या फिर कोऑपरेटिव. इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि दो प्रोसेस कंकरेंटली तो रन हो रहे हैं लेकिन वो दोनों इंडिपेंडेंट हैं, यानी उन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, वो दोनों कोई चीज़ शेयर नहीं कर रहे, दोनों इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी जगह रन होंगे कंकरेंटली और एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगी. ये तो था पहला केस, यानी पैरेलल प्रोसेसिंग में एक केस है इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग का, दोनों प्रोसेस इंडिपेंडेंटली रन हो रहे हैं. लेकिन सेकंड केस में पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही होती है, यानी दोनों प्रोसेस कंकरेंटली रन कर रहे हैं लेकिन वो कोऑपरेटिव है. इसका मतलब ये कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कोई चीज़ शेयर करें या उन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है. और वो कॉमन चीज़ क्या हो सकती है, या दो कोऑपरेटिव प्रोसेस एक दूसरे के साथ क्या क्या चीज़ें शेयर कर सकते हैं. दिस इज अ लिस्ट ऑफ दीज थिंग्स. सबसे पहले हो सकता है कोई वेरिएबल कॉमन हो उन दोनों प्रोसेस में, या कोई मेमोरी एरिया बफर कॉमन हो जहाँ वो डाटा स्टोर करें, या कोई कोड, कोई पीस ऑफ कोड है जो दोनों शेयर करें, या रिसोर्सेज, सिस्टम रिसोर्सेज, यू नो, दोनों प्रोसेस अगर रिसोर्सेज शेयर करें, वेरिएबल्स, कोड या फिर मेमोरी एरिया शेयर करें, तो वो दोनों प्रोसेस कोऑपरेटिव हुए. इसका मतलब, और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का जो प्रॉब्लम है वो अराइज एक कोऑपरेटिव प्रोसेसेस में होता है. यानी इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस में तो दोनों इंडिपेंडेंट हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या यूज़ करें या क्या नहीं यूज़ करें. लेकिन कोऑपरेटिव में जहाँ दोनों प्रोसेस किसी सिंगल रिसोर्स पे, किसी सिंगल वेरिएबल पे काम करें, वहीं पर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम अकर होता है और हमें उसे एड्रेस करना होता है. अब मैं आपको एक ब्रीफ बैकग्राउंड बताती हूँ. नाउ वी आर डिस्कसिंग हियर अ प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम. और प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या कहती है कि देयर इज़ अ प्रोड्यूसर जो हम प्रोड्यूस कर रहा होगा डाटा को, और दूसरा होगा कंज्यूमर जो उस डाटा को कंज्यूम कर रहा होगा. अब ये कोऑपरेटिव प्रोसेस किस तरह है कि ये दोनों जो हैं एक चीज़ कॉमन है इन दोनों में, एंड दैट इज़ अ काउंटर वेरिएबल. अब ये जो काउंटर वेरिएबल है ये एक ग्लोबल वेरिएबल है जो हमें ये बता रहा है कि बफर में, यानी मेमोरी एरिया, बफर जो है मेमोरी एरिया हो सकता है रैम का कोई भी. सो जो काउंटर वेरिएबल है ये काउंट रख रहा है, यानी ये बताएगा कि बफर में कितनी वैल्यूज स्टोर्ड हैं, ठीक है. ओके, अब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दो कोऑपरेटिव प्रोसेस हैं, इसका मतलब दोनों एट द सेम टाइम रन हो रहे हैं, और दोनों का शेयर पॉइंट क्या है, कॉमन चीज़ क्या है, वो है काउंटर वेरिएबल. ऑल राइट, और काउंटर वेरिएबल क्या स्टोर करता है, बफर की वैल्यू, कि बफर में कितनी वैल्यूज स्टोर्ड हैं. अब बाय डिफ़ॉल्ट काउंटर इज सेट टू 0. अच्छा जी, बाय डिफ़ॉल्ट काउंटर की वैल्यू 0 है, इसका मतलब कि बफर में भी कोई वैल्यू स्टोर नहीं है. लेकिन इट इज़ इंक्रीमेंटेड बाय द प्रोड्यूसर, यानी जब प्रोड्यूसर वैल्यूज़ प्रोड्यूस करेगा तो बफर की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, और बफर की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो काउंटर भी इंक्रीमेंट होगा. एंड इट प्रोड्यूसेस एंड इट इज़ डिक्रीमेंटेड, द काउंटर इज डिक्रीमेंटेड बाय द कंज्यूमर आफ्टर इट कंज्यूम्स अ बफर. यानी प्रोड्यूसर वैल्यू प्रोड्यूस करता है तो काउंटर की वैल्यू, बफर में वैल्यू स्टोर होती है एक, तो काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है. लेकिन जैसे ही कंज्यूमर वो वैल्यू कंज्यूम कर लेता है तो काउंटर की वैल्यू डिक्रीमेंट होती है, क्योंकि अब बफर में से एक वैल्यू कम हो गई है. ऑलराइट, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रॉब्लम. नाउ आई विल इलस्ट्रेट इट टू यू. और वो किस तरह से है कि प्रोड्यूसर का जो कोड होगा, पीस ऑफ कोड, या किस तरह से वो अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, वो कुछ इस तरह से है. वाइल द कंडीशन इज ट्रू तो ये एग्जीक्यूट होगा, और उसमें क्या है, वाइल काउंटर इक्वल्स टू बफर साइज. अब काउंटर क्या बताता है कि बफर में कितनी वैल्यू स्टोर्ड है और बफर का साइज. अब यहाँ पर मैंने एक सिनेरियो लिया है वेयर द बफर साइज इज़ 8. बफर साइज़ के इक्वल अगर काउंटर का साइज़ हो गया, यानी जितनी वैल्यूज़ बफर में स्टोर्ड हैं वो फुल हो गई, तो यानी काउंटर की वैल्यू भी फुल हो गई, तो हम इससे आगे कुछ कर ही नहीं सकते, वी कैन डू नथिंग. यहाँ वैल्यू, यहाँ कंडीशन स्टॉप हो जाएगी. लेकिन ये तो तब है अगर बफर फुल हो गया हो, यानी बफर ओवरफ्लो हो गया हो, यानी बफर फुल हो गया, आप कुछ और आप वैल्यू स्टोर ही नहीं कर सकती, ये वो केस है. ये तो
छोड़ देते हैं, हम रेगुलर कंडीशन ले रहे हैं जिसमें बफर में कोई वैल्यू स्टोर नहीं है। द काउंटर इज़ ज़ीरो, यानी बफर साइज़ क्या है, बफर साइज़ हमारे पास 8 है लेकिन काउंटर अभी 0 है। काउंटर यानी बफर में अभी कोई वैल्यू नहीं स्टोर्ड, हम वो केस ले रहे हैं और इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट प्रोड्यूस्ड। अब नेक्स्ट प्रोड्यूस्ड एक न्यू आइटम है जो कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा और लेट्स सपोज मैं यहाँ ले रही हूँ कि दैट इज़ x1 प्रोड्यूस की है प्रोड्यूसर ने। ऑलराइट, अब नेक्स्ट प्रोड्यूस्ड कहाँ जाएगी, स्टोर हो रही है बफर इन में। इन क्या है, इन इज़ अ लोकल वेरिएबल, प्रोड्यूसर एक लोकल वेरिएबल यूज़ कर रहा है जो कि हमें ये बताता है कि एम्प्टी स्लॉट कौन सा है बफर में जहाँ ये वैल्यू स्टोर की जा सकती है। अभी राइट नाउ द इन की जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है दैट इज़ 0, उससे हमें पता चलता है कि बफर में 0 वैल्यू है दैट इज़ एम्प्टी और उसमें वैल्यू स्टोर की जा सकती है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास अभी तक सिनेरियो कि क्या है हमारे पास कि एक हमारे पास काउंटर वेरिएबल है जो सिर्फ ये बता रहा है कि कितनी वैल्यू स्टोर्ड है, दैट इज़ 0। अभी बफर में एम्प्टी है, कोई वैल्यू स्टोर नहीं, सो इट इज़ 0 बाय डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट प्रोड्यूस्ड आइटम है हमने इस सिनेरियो में ली है दैट इज़ x1। बफर इन नेक्स्ट प्रोड्यूस यानी x1 जो वैल्यू है वो कहाँ स्टोर करनी है, बफर इन में। इन की क्या वैल्यू है, इन का मतलब कि एम्प्टी स्लॉट, बफर अभी खाली है और जब वैल्यू बफर में एंटर करना शुरू करते हैं तो ऊपर से 0 1 2 3 यहाँ से पहले 0 में जाएगी, फिर 1 में, फिर 2 में, फिर 3 में। तो एम्प्टी स्लॉट क्या हुआ जहाँ प्रोड्यूसर वैल्यू स्टोर कर सकता है, यानी इन की वैल्यू क्या हुई 0 क्योंकि कोई वैल्यू स्टोर्ड ही नहीं है। लेकिन नेक्स्ट प्रोड्यूस्ड, अब जब प्रोड्यूसर ने वैल्यू प्रोड्यूस कर दी है और वो x1 है तो अब वो कहाँ स्टोर होगी, बफर इन में। इन की वैल्यू 0 थी इनिशियली और वो वहाँ अब क्या स्टोर कर दिया, नेक्स्ट प्रोड्यूस दैट इज़ x1। सो अब x1 कहाँ चला गया, 0 पोजीशन पर इन द बफर। ऑलराइट, सो अब जब इन में एक वैल्यू स्टोर कर दी है, अब नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट इन हमें बता रहा है दैट इज़ अब वो 0 नहीं रहा, अब वो कट हो गया, पहले 0 था उसमें वैल्यू स्टोर कर दी, अब वो क्या हो गया है 1। हम कह सकते हैं कि इनकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई है टू द बफर साइज, ठीक है, क्योंकि एक वैल्यू स्टोर कर ली। अब नेक्स्ट मैंने क्या करनी है, नेक्स्ट अब एम्प्टी स्लॉट कौन सा है 1, तो अब इन की वैल्यू हो गई 1, यानी इन जो है वो इंक्रीमेंट हो गया। पहले इन 0 था, एक वैल्यू स्टोर होगी, अब इन में 0 + 1 हो गया, दैट इज़ इन की वैल्यू 0 + 1 = 1 होगी। ऑलराइट, सो ये हो गया इनमें इंक्रीमेंट। अब काउंटर इक्वल्स काउंटर प्लस प्लस, इसका मतलब काउंटर भी इंक्रीमेंट होगा। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है वैल्यू तो हमारे पास काउंटर इंक्रीमेंट होता है। काउंटर क्या बताता है, बफर में कितनी वैल्यू स्टोर्ड है। सो अब काउंटर में पहले इनिशियली 0 वैल्यू स्टोर्ड थी, 0 वॉज द काउंटर, लेकिन अब क्योंकि काउंटर में एक वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है, बफर में एक वैल्यू ऐड हो गई है, एक वैल्यू का इंक्रीमेंट हुआ है, इसलिए काउंटर में की भी वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी। यानी अब काउंटर में, अब बफर में कितनी वैल्यू स्टोर्ड है, 1। तो ये कैसे पता चला, क्योंकि काउंटर इंक्रीमेंट हो गया, काउंटर 1 हो गया। तो काउंटर 1 का मतलब बफर में एक वैल्यू स्टोर्ड है, काउंटर 2 का मतलब बफर में 2 वैल्यू स्टोर्ड है, ठीक है। सो इस तरह से प्रोड्यूसर ने एक वैल्यू प्रोड्यूस की तो नेक्स्ट ऑन उसका इन भी इंक्रीमेंट हो गया, विच इज़ द लोकल वेरिएबल, जो ये बताता है कि कौन सा एम्प्टी स्लॉट है जहाँ वैल्यू स्टोर्ड होगी बफर में जाके, और काउंटर भी इंक्रीमेंट हो गया जो कि ये बता रहा है कितनी वैल्यू स्टोर्ड है बफर में। ऑलराइट, सो ये तो थी प्रोड्यूसर साइड। नेक्स्ट आ जाती है कंज्यूमर साइड, कि जब प्रोड्यूसर ने वैल्यू प्रोड्यूस कर दी तो कंज्यूमर उसको, जिसने कंज्यूम करनी है वो क्या करेगा। अब कंज्यूमर जो है काउंटर इक्वल्स टू 0, यानी काउंटर अगर 0 है और काउंटर में कंज्यूमर क्योंकि कंज्यूम करता है, अगर काउंटर 0 है यानी बफर में कोई वैल्यू ही नहीं स्टोर्ड, तो कंज्यूमर तो कुछ भी कंज्यूम नहीं कर सकता, ठीक है। तो वी कैन डू नथिंग, यहाँ केस ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारा तो हमारे काउंटर की क्या वैल्यू है, दैट इज़ 1, तो इसका मतलब ये कंडीशन रन होगी। एंड वो किस तरह से रन होगी, बफर आउट। अब आउट जो है वो कंज्यूमर का लोकल वेरिएबल है, जिसमें जो भी वैल्यू कंज्यूम करेगा उसकी लोकेशन होगी। सबसे पहले आउट की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि 0 लोकेशन से वैल्यू कंज्यूम करनी है। सो 0 जो है, 0 में जो वैल्यू स्टोर्ड है x1, वो कहाँ आ जाएगी, नेक्स्ट कंज्यूम्ड में, यानी नेक्स्ट कंज्यूम्ड की क्या वैल्यू हुई, x1। और राइट, उसने कंज्यूम कर ली। अब आउट में इंक्रीमेंट हो गया, क्योंकि जाहिर है पहली वैल्यू कंज्यूम कर ली तो अब वो दूसरे पे जाएगा, ठीक है। और काउंटर जो है वो डिक्रीमेंट हो गया, क्योंकि काउंटर हमें बताता है बफर में कितनी वैल्यू स्टोर्ड है,
ठीक है। अब काउंटर क्यों ज़ीरो हो गया, क्योंकि जो एक वैल्यू प्रोड्यूसर बेचारे ने प्रोड्यूस की थी वो निकल गई, वो कंज्यूमर ने कंज्यूम कर ली, अब ये दोबारा से खाली हो गया, बिल्कुल ज़ीरो हो गया, तो इसलिए काउंटर भी डिक्रीमेंट हो गया। काउंटर जो हमारे पास 1 था, यहाँ पर इनिशियली प्रोड्यूसर ने जो 1 किया था वो अब क्या हो गया, 0। अब ये याद रखें कि काउंटर जो है ग्लोबल वेरिएबल है, और क्योंकि वो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस में शेयर हो रहा है, इसका मतलब ये काउंटर जो काउंट वेरिएबल है या काउंटर वेरिएबल है कॉमन है इन दोनों में, और ये शेयर कर रहे हैं। ये मैंने 2 बार लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये लहदा है, ये जस्ट क्लैरिफाई करने के लिए कि प्रोड्यूसर ने के पास बाय डिफ़ॉल्ट काउंट की वैल्यू 0 थी, फिर 1 हो गई, और यही 1 की वैल्यू कंज्यूमर के पास आई जो उसने डिक्रीमेंट करके 0 कर दी। लेकिन ये एक ही वेरिएबल है जो दोनों अपडेट कर रहे हैं, दोनों प्रोसेस अपडेट कर रहे हैं एट द सेम टाइम। ऑल राइट, तो कंज्यूमर की वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई, ठीक है। सो इस तरह से प्रोड्यूसर ने जो वैल्यू प्रोड्यूस की वो कंज्यूमर ने कंज्यूम कर ली। दिस वाज द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक रेस कंडीशन आई। रेस कंडीशन का मतलब ये है, या ये क्या होती है, व्हेन मोर देन 1 प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटिंग द सेम कोड, यानी जब एक से ज़्यादा प्रोसेस एक ही कॉमन वेरिएबल पर या कोड पर काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हो सकता है हमारे आउटपुट की जो वैल्यू है वो रॉन्ग हो, वो गलत आए। यानी जो वैल्यू है, दोनों प्रोसेस एट द सेम टाइम डाटा अपडेट कर रहे हो उस वेरिएबल का, जैसे काउंटर वेरिएबल का डाटा अपडेट कर रहे हैं, और जो फाइनल आउटपुट मिल रहा है उस वेरिएबल का वो रॉन्ग हो, जो होना चाहिए वो नहीं है, और वो कोई गलत आंसर दे रहे हैं दोनों एट द सेम टाइम अपडेट करने से। यानी जब 2 वेरिएबल, 2 प्रोसेस एट द सेम टाइम किसी वेरिएबल को, किसी कोड को शेयर करते हैं, तो वो इनकंसिस्टेंसी क्रिएट करते हैं इन द आउटपुट, इन द कॉमन वेरिएबल, ठीक है। लाइक कॉमन वेरिएबल की वैल्यू पहले कुछ और थी और आउटपुट रियल में कुछ और आना चाहिए था, लेकिन इन दोनों ने एक ही टाइम पे काम करके वो काम ख़राब कर दिया, उसका आउटपुट ख़राब कर दिया। तो इस कंडीशन को बोलते हैं रेस कंडीशन, ठीक है, कि दोनों ने रेस लगाई हुई थी कि मैं पहले आउटपुट दूंगा, मैं दूंगा, और इस चक्कर में दोनों के आंसर ही रॉन्ग थे, दैट इज़ अ रेस कंडीशन। और इसको हम इस सिनेरियो में इम्प्लीमेंट अगर करके देखें तो फर्स्टली जब ऑल राइट, अभी तक हमने काउंटर्स तक पढ़ा है। काउंटर्स तक जब वे वैल्यू आती है तो उसके बाद सीपीयू उस वैल्यू को रजिस्टर में स्टोर करता है। यू नो दैट सीपीयू हर चीज़ के एग्जीक्यूशन के लिए उसको अपने लोकल रजिस्टर्स में स्टोर करता है और वहाँ से उनके एग्जीक्यूशन करता है फॉर क्विक प्रोसेसिंग के लिए। सो अब यहाँ लेते हैं हम फर्स्ट सिनेरियो काउंटर प्लस प्लस, यानी ये हमारा प्रोड्यूसर साइड है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, काउंटर की जो वैल्यू थी वो थी 0, वो यहाँ पर अब इस सिनेरियो में लेट्स कंसिडर कि हमारे पास काउंट की वैल्यू है 5, ऑल राइट, काउंट की वैल्यू है 5। अब वो 5 जो वैल्यू है वो रजिस्टर 1 में स्टोर होगी। अब ये सीपीयू साइड की बात हो रही है कि वो 5 वैल्यू सीपीयू के रजिस्टर, लेट्स सपोज कोई रजिस्टर 1 है उसमें सीपीयू ने स्टोर कर ली। उसके बाद क्या हुआ, प्रोड्यूसर ने उस वैल्यू में इंक्रीमेंट किया, काउंटर में इंक्रीमेंट किया, क्योंकि उसने एक वैल्यू स्टोर कर दी बफर में, तो काउंटर की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो गई। आई टोल्ड यू, प्रोड्यूसर जो वैल्यू प्रोड्यूस करता है तो काउंटर इंक्रीमेंट होता है। तो अब प्रोड्यूसर ने जब इंक्रीमेंट किया वैल्यू प्रोड्यूस करके, तो अब 5 की वैल्यू 6 हो गई। ऑल राइट, नाउ जस्ट कंसिडर कि काउंटर की वैल्यू 5 है इनिशियली, और जब इंक्रीमेंट हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रोड्यूसर, यानी प्रोड्यूसर की एक वैल्यू प्रोड्यूस करने की वजह से अब काउंटर इंक्रीमेंट होता है, जस्ट रिमेंबर दैट। तो अब काउंटर की वैल्यू 5 की बजाय क्या हो गई, 6। ऑल राइट, अब वो इंक्रीमेंट हुई वैल्यू रजिस्टर में इंक्रीमेंट हो गई, और अब जो रजिस्टर में इंक्रीमेंट हुई वैल्यू है 6, अब वो 6 वैल्यू मैंने काउंटर में एंटर कर दी, यानी फाइनली प्रोड्यूसर को जो काउंटर की वैल्यू आई है वो आई है 6। रिमेंबर दैट। अब काउंटर माइनस माइनस का मतलब ये अब कंज्यूमर साइड है। कंज्यूमर साइड पर इनिशियली हमारे पास गिवन है कि काउंटर की वैल्यू 5 है। नाउ आई एम डिस्कसिंग द रेस कंडीशन। ओके, अब काउंटर की वैल्यू 5 थी, कंज्यूमर ने उसे कंज्यूम किया, और जब कंज्यूमर कंज्यूम करता है, ये रिमेंबर कि काउंटर की वैल्यू डिक्रीमेंट होती है, तो काउंटर की वैल्यू डिक्रीमेंट होके क्या हो गई, 4। अब मैंने काउंटर की वैल्यू इनिशियली 5 स्टोर की थी रजिस्टर 2 में, अब जब वो डिक्रीमेंट होगी 4 होगी, 4 रजिस्टर 2 में स्टोर्ड होगी वैल्यू, और अब ये जो 4 वैल्यू है वो मैंने काउंटर को असाइन करनी है, यानी एज अ रिजल्ट, तो यानी प्रोड्यूसर ने काउंटर की वैल्यू 5 से 6 कर दी, इंक्रीमेंट कर दी, और कंज्यूमर ने
जो है काउंटर की वैल्यू डिक्रीमेंट करके 5 से 4 कर दी। यहाँ पर क्लैश ये आया है कि जब CPU एट द सेम टाइम दोनों प्रोसेस रन कर रहा है तो सबसे पहले एक रजिस्टर से काउंटर, रजिस्टर 1 से काउंटर की वैल्यू आई 6 और रजिस्टर 2 से वैल्यू आई 4। सो यहाँ पर ये है रेस कंडीशन कि दोनों ने इनकन्सिस्टेंसी क्रिएट कर दी उसकी वैल्यू में। हालांकि होना ये चाहिए था, अगर ये सीरियल प्रोसेसिंग में एग्जीक्यूट होते तो ये इस तरह से होता कि सबसे पहले 5 में इंक्रीमेंट हुआ, प्लस 5 प्लस 1 6 हुआ, बाद में एक 1 ऐड किया है, उसके बाद एक 1 निकल जाता, 6 माइनस 1 होता, अगेन 5 हो जाती, यानी काउंट की जो वैल्यू थी वो 5 ही रहती। लेकिन कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस में हमारे पास इनकन्सिस्टेंसी क्रिएट हो रही है ग्लोबल वेरिएबल में, जो दोनों शेयर कर रहे हैं उसका जो आउटपुट है फाइनल वो दोनों डिफरेंट दे रहे हैं। ये 6 दे रहा है, ये 4 दे रहा है, हालांकि ये 5 ही रहना चाहिए, इसने इंक्रीमेंट किया 6 हो गया, 6 माइनस 1 अगेन 5 हो जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये कंकरेंटली रन हो रहे हैं, यहाँ पर इस कंडीशन को बोलते हैं रेस कंडीशन, जिसमें हमारा जो कॉमन वेरिएबल है उसका डाटा डिसरप्ट होता है, इनकन्सिस्टेंट हो जाता है पैरेलल प्रोसेसिंग की वजह से। ऑल राइट, that's it for today's lecture. I hope the concepts are clear, and still if there's any issue you can discuss it. And thank you for watching, and don't forget the drill to subscribe to the channel and hit the bell icon. Thank you.